अनाया की ट्रेनिंग स्टार्ट। अब तक हमने पढ़ा कि आचार्य मेंशन में वीरेन के छोटे बेटे आर्यमन की एंट्री होती है। अब आगे। अनाया को हॉस्पिटल आए 6 घंटे से ज्यादा हो गए थे। मानिक ने उसके सारे टेस्ट कर लिए थे, बस रिपोर्ट आनी बाकी थी। लेकिन ये 6 घंटे मानिक, अनाया, निखिल और हॉस्पिटल स्टाफ के ऊपर बहुत भारी थे। और इसकी वजह थे छोटे नवाब उर्फ आर्यमन आचार्य, जो अनाया के साथ हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटे का वक्त था, इसलिए पूरे रास्ते अनाया को दोस्ती करने के लिए जिद करने लगा। आखिर में अनाया ने भी परेशान होकर हाँ कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आर्यमन बाबू की दोस्ती जल्दी ही उसका सिर दर्द बनने वाली है। उसने अनाया के ब्लड सैंपल लेने आए हॉस्पिटल स्टाफ को अनाया के करीब ही नहीं आने दिया। उसकी नज़रों में अनाया एक लिटिल फेरी थी, जिसे हल्का सा भी दर्द मिले उसे बर्दाश्त नहीं था। इसलिए जो भी अनाया के करीब आता उसे डांटकर या पीटकर भगा देता। इस मामले में तो अनाया की बात भी नहीं सुनता। आज पहली बार अनाया को भी उससे दोस्ती करने के फैसले पर पछतावा हो रहा था। जैसे तैसे गाइस की मदद से उसे पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया और अनाया के ब्लड सैंपल लिए, लेकिन जनाब ने दरवाजा पीटना चालू कर दिया। आखिर में थक हार कर अनाया ने उसे दोस्ती की कसम देकर एक जगह बिठा दिया। अब अनाया बाकी टेस्ट के लिए जहाँ जाती उसके पीछे पीछे जाता, लेकिन अनाया ने उसे कुछ नहीं कहा। कम से कम वो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा था। आखिरकार ऐसे 6 घंटे बीत गए। लंच टाइम हो गया था और रिपोर्ट्स आने में टाइम था, इसलिए सब किसी नज़दीकी होटल में लंच करने चले गए। एक 5 स्टार होटल के एक प्राइवेट रूम में 4 लोग बैठे अपना लंच कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि लंच सिर्फ एक जना कर रहा था, बाकी 3 उसे घूर रहे थे। ये 3 लोग अनाया, निखिल और मानिक थे, जो आर्यमन को घूर रहे थे, जो सबकी नाक में दम करके यहाँ आराम से अपना लंच कर रहा था। निखिल से रहा नहीं गया और चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है जो ऐसे खा रहे हो? थोड़ा आराम से भी खा सकते हो। ओहो निखिल चाचू, फेरी के टेस्ट करवाने में मैंने कितनी मेहनत की है, कितने सारे टेस्ट किए हैं आप लोगों ने। मैं आप सबकी मदद करके थक चुका हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, इसलिए भले ही खाना कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन जब तक मैं सब कुछ खत्म ना कर लूँ मेरी भूख नहीं मिटेगी। अपने मुंह में खाना दूसते हुए आर्यमन बोला। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कई पागल को देख रहे हैं। भला सबको परेशान करके कौन सी मदद की उसने, बस सबका काम बढ़ाया है। लेकिन एक बात तो सच थी कि मेहनत तो की है, लेकिन सबको परेशान करने में। लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे कुछ कहना पत्थर पर सिर पटकने जैसा था। आखिर में सबने अपना सिर झटका और लंच करने लगे। अनाया आर्यमन से पहली बार मिली थी, लेकिन कुछ ही घंटे में उसे पता चल गया कि ये इंसान दिमाग से पैदल और चिपकू टाइप का था, जो उससे जोंक की तरह चिपक चुका था। काश उसने उससे दोस्ती करने में जल्दी नहीं की होती। ये सब सोचकर उसे खुद पर ही अफसोस हो रहा था। उसने भी अपना सिर झटका और चुपचाप लंच करने लगी। लंच करने के बाद सब लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अनाया की रिपोर्ट्स आ चुकी थी, उसे लेकर सभी लोग आचार्य मेंशन चले गए। मानिक भी उनके साथ था, क्योंकि वो हेड सर्जन के साथ साथ वीरेन का पर्सनल डॉक्टर भी था और उसे वीरेन को अनाया की सारी हेल्थ रिपोर्ट देनी थी। कुछ देर बाद सब लोग आचार्य मेंशन पहुंच चुके थे। आर्यमन सीधा अपने रूम में जाकर लेट गया। स्टडी रूम में वीरेन, मेघा, निखिल, मानिक और अनाया थे। मानिक ने अनाया की रिपोर्ट वीरेन को दी। अनाया बिल्कुल ठीक थी, बस उसका वजन नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा कम था। इसलिए अब से अनाया की ट्रेनिंग बिना किसी परेशानी या हेल्थ इशू के स्टार्ट की जा सकती थी। अगली सुबह 4 बजे अनाया और आर्यमन ट्रेनिंग ग्राउंड में थे। अनाया अपनी बॉडी को हल्का स्ट्रेच कर रही, वही आर्यमन बाबू नींद में थे। आर्यमन को सोना बहुत पसंद था, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन और माफिया किंग का बेटा होने के कारण उसे भी एक टफ ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। भले ही वो कितना ही आलसी हो, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में कभी पीछे नहीं हटता था। कुछ देर बाद वीरेन और निखिल वहां आए, लेकिन उनके साथ 2 और शख्स थे जो 20-21 साल के होंगे। वीरेन ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, प्रिंसेस ये शिवा है, आज से आपका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। ये ही आप दोनों की ट्रेनिंग करवाएगा। और उसके साथ है माया, जो आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ साथ आपकी पर्सनल असिस्टेंट भी होगी, जो आपकी हर काम में हेल्प करेगी और बिजनेस सीखने में भी मदद करेगी।
कहकर वीरेन ने अनाया को देखा, जिसने उसकी बात पर सिर हिला दिया। वही उनकी बात सुनकर आर्यमन ने अपना मुंह बना लिया और अपने डैड से शिकायत करते हुए बोला, डैड, आपको फेरी का इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कोई और नहीं मिला क्या, जो आपने शिवा भाई को ये काम दे दिया? आपको नहीं पता क्या शिवा भाई कितने स्ट्रिक्ट हैं? वो बेचारी मेरी दोस्त की ट्रेनिंग देते देते हालत खराब कर देंगे। उसकी बात सुनकर वीरेन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उसे घूरते हुए बोला, शिवा ही अनाया का इंस्ट्रक्टर रहेगा, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ और अनाया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नो आर्ग्यूमेंट। और रही बात तुम्हारी, कल जो तुमने हॉस्पिटल में कारनामा किया है ना, उसकी रिपोर्ट मुझे मिल चुकी है, इसलिए अपनी ट्रेनिंग के बाद तैयार रहना अपनी पनिशमेंट के लिए, कहकर वहां से चला गया। आर्यमन के चेहरे का रंग उड़ गया वीरेन की बात सुनकर। नहीं नहीं, मैंने तो सब फेरी के लिए किया था। वो बदमाश लोग ब्लड सैंपल के लिए उसे सुई चुभा रहे थे। लिटिल फेरी को सुई चुभने से कितना पेन होता। मैंने तो बस उसके भले के लिए सबको परेशान किया था, तो डैड मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे? आर्यमन अपनी कांपती आवाज में बोला। वो अपनी सोच में गुम था, तभी उसे शिवा की आवाज सुनाई दी। लिटिल मास्टर, अगर आपका खुद से बातें करना पूरा हो गया हो तो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देंगे। देखिए, मेरी न्यू स्टूडेंट ने ट्रेनिंग स्टार्ट भी कर दी है और आप यही खड़े हैं, कहकर उसकी नजर अनाया की तरफ करी, जो ग्राउंड के चक्कर लगा रही थी। ग्राउंड काफी बड़ा था और अनाया का फर्स्ट डे था, इसलिए शिवा ने उसे 5 राउंड निकालने को कहा था। अनाया को ग्राउंड में भागते देख आर्यमन भड़क गया और शिवा से बोला, शिवा भाई, भले ही आप लिटिल फेरी के इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन आपको उनकी तरफ इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। भला वो इतने बड़े ग्राउंड के 5 राउंड को पूरा कैसे कर सकती हैं? लिटिल मास्टर, मुझे बॉस ने मिस को टफ ट्रेनिंग देने को कहा है, लेकिन मिस का फर्स्ट डे है और मुझे उनका स्टेमिना देखना है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 राउंड बोला है। वरना आप भी जानते हैं मेरी ट्रेनिंग 10 राउंड से स्टार्ट होती है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद कीजिए और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दीजिए, वरना आपको बॉस की डांट के साथ पनिशमेंट भी मिलेगी। वैसे पनिशमेंट तो अभी भी मिलने वाली है, ट्रेनिंग के बाद तो लग जाइए अपने काम पर, शायद आपकी पनिशमेंट कुछ कम हो सके, कहकर शिवा ने उसे दौड़ने का इशारा किया। शिवा की बात सुनकर आर्यमन को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी बात सच थी, इसलिए अपने पैर पटकते हुए दौड़ने लगा। दौड़ने के बाद शिवा ने दोनों को वार्म अप करवाया, थोड़ी एक्सरसाइज और फाइट की ट्रेनिंग दी, जिसने 7 बज गए। ट्रेनिंग के बाद आर्यमन की हालत तो फिर भी ठीक थी, लेकिन अनाया बुरी तरह से थक चुकी थी। कल से सही मायने में उसकी टफ ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और इतनी जल्दी वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए रूम में जाकर आराम करने की जगह मेडिटेशन करने लगी, ताकि अपनी ट्रेनिंग में पूरी कंसंट्रेट हो सके। दूसरी तरफ आर्यमन बाबू जैसे ही विला में आए, वीरेन ने उसे 100 पुशअप करने की पनिशमेंट दी। उसके लिए पुशअप करना आसान था, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर उसकी पीठ पर 20 किलोग्राम वजन रखा था, जिसके साथ उसे 100 पुशअप करनी थी। आर्यमन की हालत खराब थी। जैसे तैसे उसने 100 पुशअप कंप्लीट की और वही लेट गया। अब उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने कमरे तक जाने। वीरेन ने गार्ड्स की मदर एड शुरू हो गया। इसी तरह 1 साल बीत गया और सामने आई एक नया अनाया, जिसका मुकाबला अब कोई नहीं कर सकता था। 12 अनाया ने बचाया माही को। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब आगे अनाया की ट्रेनिंग दिन ब दिन और ज्यादा टफ होती जा रही थी, साथ ही उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती जा रही थी। वो हर चीज में महारत हासिल करती जा रही थी, चाहे फाइटिंग हो या शूटिंग, बिजनेस हो या हैकिंग, हॉर्स राइडिंग हो या ड्राइविंग। शायद ही कुछ ऐसा हो जिसमें वो बेहतर नहीं थी। उसने पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था, बस उसे सिर्फ शौक और टाइम पास के लिए बनाती थी। उसने वीरेन के साथ बिजनेस और मानिक के साथ मेडिकल ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट कर दी थी। अब वो बिजनेस के साथ डॉक्टर भी बनना चाहती थी। पिछले जन्म में उसने अपना करियर 13 साल की उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बनाया था, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ और था, इसलिए इस काम से अभी दूर थी। इसी तरह 1 साल बीत गया। रात के वक्त आचार्य मेंशन के स्टडी रूम में अनाया, वीरेन और निखिल बैठे। वीरेन कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, वही अनाया निखिल से कुछ बिजनेस डील डिस्कस कर रही थी। तभी अनाया का फोन बजता है। वो कॉलर आईडी देखती है तो माही का नाम फ्लैश हो रहा था। अनाया माही का फोन देखकर मुस्कुरा उठी।
उसने जल्दी से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक चहकती हुई आवाज सुनाई पड़ी। नाया मेरी जान कैसी हो? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम तो अच्छी ना होकर भी अच्छी ही होती हो। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ तुम्हारे पास, वो भी हमेशा के लिए। इसलिए जल्दी से पैराडाइज होटल आ जाओ, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, माही बोली। माही की आवाज सुनकर अनाया के चेहरे पर जो स्माइल आई थी उसकी बातें सुनकर धीरे धीरे गायब हो गई। उसने तुरंत पूछा, माही दी आप इंडिया में हो? यस ऑफ कोर्स बेबी, मैं इंडिया में ही हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं जल्दी लौट आऊंगी, तो देखो आ गई। अब ये सवाल जवाब छोड़ो और जल्दी से होटल पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, माही ने कहा। दी आप इस वक्त कहाँ हो? अनाया ने पैनिक होते हुए पूछा। मैं होटल पहुंच चुकी हूँ और तुम भी जल्दी से पहुंचो, कहकर माही ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ अनाया बस हेलो हेलो करती रह गई। वीरेन और निखिल जो फोन आने के साथ ही अनाया के चेहरे पर पड़ने वाले हर भाव को पढ़ रहे थे। फोन रखते ही अनाया ने जल्दी से अपना फोन और कार की चाबी ली और बाहर की ओर भागी। वीरेन ने निखिल को इशारा किया तो वो भी उसके पीछे चला गया। उनके जाते ही वीरेन ने शिवा और माया को भी अनाया के पीछे भेज दिया। इस वक्त अनाया बेसुध सी अपनी कार दौड़ा रही थी और खुद को कोस रही थी कि आखिर वो ये बात कैसे भूल गई। पिछले जन्म में भी माही अचानक ही बिना किसी को इन्फॉर्म किए इंडिया आ गई थी और सीधा पैराडाइज होटल चली गई थी। उसने अनाया को बुलाया था लेकिन उस वक्त वो अपने शो बीच में बिजी थी, इसलिए नहीं जा पाई। लेकिन अगले दिन के बाद माही गायब हो गई थी। उसने ढूंढने की कोशिश करी तो एक हफ्ते बाद एक हॉस्पिटल में उसकी खबर मिली जहां बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी। दरअसल जिस दिन वो इंडिया आई और उस होटल में रुकी उसी दिन एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद एक कमरे में पार्टी कर रहा था। तभी उसकी गंदी नज़र माही पर पड़ी। उसने वेटर को पैसे का लालच देकर माही को अपने कमरे में बुलवाया। उस वेटर ने पैसों के लालच में माही को नशे वाली दवाई देकर उस रूम में छोड़ दिया। उस अमीरजादे और उसके दोस्तों ने पूरी रात उसके साथ हैवानियत दिखाई और ऐसे ही कुछ दिन तक उसकी इज्जत के साथ खेला। और जब वो मरने की हालत में पहुंच गई तो एक सड़क के किनारे फेंक दिया। शाम के वक्त वहां आने जाने वाले ने माही को देखा तो तुरंत पुलिस को बुलवा लिया, जो उसे हॉस्पिटल लेके आए। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ज्यादा खून बह गया क्योंकि उसे काफी गहरी इंटरनल चोट लगी थी। पूरे शरीर पर खरोंचने, काटने और मारने पीटने के निशान थे। ये सब निशान काफी गहरे थे और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से एक हफ्ते तक उसका गैंग रेप हुआ था और अब वो बस मरने की कगार पर थी। अनाया ने जब माही को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बस नाम का शरीर रह गया था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे उसका सारा खून निकाल लिया गया हो। चेहरा एकदम बेजान, आंखों के नीचे काले घेरे और होठ पूरे सूख चुके थे। एक हंसती खेलती लड़की बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। माही की वो हालत देखकर उस दिन अनाया फूट फूट कर रोई थी। वो अपने आप को कोई रही थी कि काश वो उसके बुलाने पर चली जाती तो आज माही इस हालत में नहीं होती और ये गिल्ट अनाया को पूरी जिंदगी रहा था। ये सब सोचकर अनाया के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो माही को उस हाल में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बिना किसी की परवाह किया अपनी गाड़ी फुल स्पीड में आगे बढ़ा दी। उसके पीछे आने वाली कार में बैठे निखिल, माया और शिवा उसे फुल स्पीड में कार चलाते देख परेशान हो रहे थे। अनाया ने जल्दी से पैराडाइज होटल के बाहर कार रोकी और तेज स्पीड से उस रूम की तरफ बढ़ गई जहां वो अमीरजादा पार्टी कर रहा था। कुछ ही देर में वो उस कमरे के बाहर थी और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी ताकि कोई दरवाजा खोले। निखिल, शिवा, माया भी उसके पीछे कमरे तक पहुंच गए थे और उसे दरवाजा पीटते देख रहे थे। माया ने जल्दी से आके अनाया को दरवाजे से दूर किया और निखिल और शिवा ने दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने के साथ कमरे में मौजूद सबका ध्यान उस तरफ गया। दरवाजा टूटते ही अनाया सीधा अंदर गई और सामने का नजारा देख अपनी जगह जम गई। बिस्तर के बीच में माही बिना कपड़ों के पड़ी थी। उसके चारों तरफ अर्धनग्न हालत में लड़के उसके हाथ पैर पके खड़े थे और एक लड़का पूरा नग्न माही के ऊपर था। अनाया को लगा जैसे उसने आने में देर कर दी। उसके पीछे अंदर आई माया ने जल्दी से उन लड़कों को माही से दूर किया और माही को चादर से कवर कर दिया। फिर बाहर मौजूद निखिल और शिवा को अंदर बुला लिया। निखिल और शिवा जब अंदर आए तो वहां के हालात देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी।
उन्होंने सभी लड़की को अपने गाइस के हवाले कर दिया। वो चीखने और चिल्लाने लगे लेकिन गाइस के आगे उनकी एक ना चली। निखिल जल्दी से अनाया के पास आया जो अपने होश खो बैठी थी। उसने उसे हिलाया जिससे वो होश में आई। होश में आते ही उसकी नज़र बिस्तर पर बेजान पड़ी माही पर गई जो सिर्फ एक चादर में लिपटी हुई थी। माही दौड़कर उसके पास और उसे होश में लाते हुए बोली, माही दी आप ठीक हो ना? माही दी प्लीज होश में आओ ना, मुझे डर लग रहा है। आप तो मेरी बड़ी बहन है ना। आपने वादा किया था आप कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, तो आप वो वादा नहीं तोड़ सकते। माही दी जल्दी से होश में आओ, देखो ऐसा मत करो वरना मैं रोने लगूंगी। रोते हुए अनाया माही को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वही उसकी ऐसी हालत देखकर सब हैरान थे। सबने हमेशा उसका दबंग रूप देखा है, उसे ऐसे टूटते हुए पहली बार देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उसके पास जाकर उसे चुप कराने की। तभी वीरेन जो सबके जाने के बाद बेचैन था, उसे अनाया की फिक्र हो रही थी, इसलिए गार्ड से लोकेशन लेकर वहां पहुंचा। लेकिन उसने भी अनाया को ऐसी हालत में देखने की उम्मीद नहीं की थी। वो जल्दी से अनाया के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। उसके गले लगते ही अनाया फूट फूट कर रोने लगी। अंकल देखिए ना माही दी को क्या हो गया, वो मुझे जवाब नहीं दे रही हैं। उन्हें बोलना बहुत पसंद है, वो कभी चुप नहीं रहती हैं, लेकिन देखो कैसे चुपचाप लेटी हैं, कहकर रोने लगी। वीरेन उसे शांत कराते हुए बोला, प्रिंसेस शांत हो जाओ बच्चा, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपकी दी को, बस नशे की वजह से बेहोश है। हमें जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होना। वीरेन की बात सुनकर अनाया अपने होश में आई। हाँ उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है मुझे, शिवा भाई। वो आगे कुछ कहती उससे पहले निखिल ने चादर को अच्छे से लपेटते हुए माही को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा होटल के बाहर निकल गया। उसके पीछे बाकी सब भी बाहर आ गए। कुछ देर बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सब लोग खड़े थे और अंदर रूम में डॉक्टर माही का इलाज कर रहे थे। तभी वहां मेघा जी दौड़ते हुए आई और अनाया के गले लग गई। अनाया को इस वक्त एक माँ की जरूरत थी, क्योंकि आज जो हादसा उसने देखा उसके दिन पर गहरा असर कर सकता था। अनाया ने भी मेघा जी को टाइट पकड़ लिया। कुछ देर डॉक्टर जब बाहर आए तो अनाया जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई, जैसे पूछ रही हो कि माही ठीक है या नहीं। अपने सामने एक छोटी बच्ची को देखकर डॉक्टर परेशान हो गए। आखिर जो वो बताने वाले हैं वो उस बच्ची के आगे कैसे कहे। उन्होंने वीरेन की तरफ देखा जिसने अपनी पलकें झपकाकर बिना किसी डर और झिझक के अपनी बात कहने को कहा। पेशेंट को नशे की दवा दी गई है जिससे वो बेहोशी की हालत में है। शरीर पर मारने पीटने के भी निशान हैं। पेशेंट के साथ गलत करने की कोशिश की गई है लेकिन वो ठीक है, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने बहुत सोच समझकर सही शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात कही, क्योंकि वो एक बच्ची के सामने ऐसी बातें नहीं कहना चाहती थी जो उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर डाले। डॉक्टर से माही की हालत जान लेने के बाद अनाया को चैन पड़ा। उसे खुशी थी कि माही बिल्कुल ठीक थी, कुछ गलत नहीं हुआ उसके साथ। उसने सही समय पर माही को बचा लिया। उसके चेहरे पर सुकून देखकर बाकी सबके चेहरे पर भी सुकून आ गया, वरना सबके दिल में एक डर था कि माही की हालत देखकर वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अनाया चाहे कितनी ही मैच्योर हो जाए लेकिन उनके लिए आखिर थी तो एक छोटी बच्ची ही। 13 अनाया की क्रूएलिटी। अब तक हमने पढ़ा कि अनाया माही को बचा लेती है, अब आगे। अनाया माही के साथ हॉस्पिटल में रुकना चाहती थी लेकिन माही पहले ही नशे में बेहोश थी और कल सुबह तक होश में आने वाली थी, इसलिए सबके समझाने पर सबके साथ आचार्य मेंशन निकल गई। मानिक हॉस्पिटल में ही था लेकिन निखिल भी उसके साथ रुक गया था। अनाया को इस बात की तसल्ली थी कि माही को नशे की दवा की वजह से कुछ याद नहीं होगा, और अगर कुछ याद रहा तो वो अपनी तरफ से कोई कहानी बनाकर उसे भटका सकते हैं, वरना अगर उसे कुछ याद रहता तो अनाया के लिए उसे संभालना काफी मुश्किल होता, क्योंकि बाकी सब तो उसके लिए अनजान थे और कल के हादसे के बाद वो शायद ही किसी अनजान पर भरोसा करती। अगले दिन माही डिस्चार्ज होकर अनाया के साथ आचार्य मेंशन आ गई थी। पिछले 1 साल की अपनी जर्नी को बताकर अनाया ने माही को अपने साथ रहने के लिए मना लिया। माही ने उसे पिछली रात के बारे में भी पूछा, जिसे अनाया ने ये बहाना बनाकर टाल दिया कि उसने गलती से ड्रिंक कर ली थी और नशे की वजह से बेहोश हो गई थी।
माही ने उसकी बात मान ली क्योंकि कल रात का उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि कल रात उसने आखिरी बार कोई ड्रिंक पी थी। माही अब बिल्कुल ठीक थी, उसे उस रात का भी कुछ याद नहीं था, इसलिए अनाया उसकी तरफ से निश्चित थी। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी जो उसे करनी थी, और वो थी माही के गुनहगारों को सजा देना। और वो अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहती थी, इसलिए उन्हें बस कैद करके रखा था। जंगल के बीचों बीच एक हवेली जिसे काले रंग में रंगा गया था, जो दिन के उजाले में जितनी डरावनी थी उससे कई ज्यादा रात में थी। वहां से कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। एक शख्सियत सिर से पैर तक काले लिबास पहने खड़ा था। उसके आगे 6-7 लड़के जमीन पर अधमरी हालत में पड़े थे। वो शख्स अपने हाथ में नुकला चाबुक लिए उन लड़कों पर बरसा रहा था, जिससे वो बहुत बुरी तरह चीख रहे थे, लेकिन वो शख्स बिना किसी रहम के उन्हें मारे जा रहा था। तभी एक शख्स उस शख्स के पीछे से आकर उसे रोकते हुए बोला, प्रिंसेस, सजा ऐसी दो जिससे हमारी एनर्जी कम ना हो लेकिन सामने वाले की रूह कांप जाए। ये दोनों शख्स और कोई नहीं, अनाया और वीरेन थे, जो माही के गुनहगारों को सजा देने आए थे। जानती हूँ अंकल, लेकिन सजा से पहले जो गुस्सा मेरे मन में भरा हुआ है इन लोगों के लिए, वो भी तो कम होना चाहिए ना। लेकिन इनकी सजा इतनी कम नहीं होगी। मानिक अंकल से मेडिकल ट्रेनिंग तो ले ली मैंने, लेकिन अभी तक किसी का ऑपरेशन नहीं किया। फिर हमारे पेट्स भी तो भूखे हैं, काफी वक्त से उन्हें भी इंसानी गोश्त नसीब नहीं हुआ। वो ये सब बिना भाव के कहती हैं। उसकी बातें सुनकर उन लड़कों के साथ वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स की भी रूह कांप जाती है, लेकिन वीरेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस मुस्कुरा देता है। अनाया एक एक करके उन लड़कों को बॉडीगार्ड्स की मदद से स्ट्रेचर पर लेटा कर पूरे होश में ही उनका ऑपरेशन करने लगती हैं। बाकी लड़के चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन लड़कों के बॉडी पार्ट्स को बेरहमी से निकालकर उनके बचे हुए शरीर के टुकड़ों को भूखे शेर और मगरमच्छ के आगे फेंकवा देती है। कुछ देर बाद अनाया एक कमरे में जाती है जहां एक आदमी बंधा पड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि वो वेटर था जिसने कुछ पैसों के लालच में माही को नशा देकर उन लड़कों के कमरे में छोड़ा था। वो अनाया को देखकर डर से कांप रहा था, क्योंकि खून से लथपथ इस वक्त अनाया साक्षात मौत की देवी लग रही थी, जिसने बिना किसी रहम के उन लड़कों के होश में रहते हुए उनके शरीर के साथ चीर-फाड़ की थी। वो अनाया से खुद को छूने की भीख मांग रहा था, लेकिन अनाया उसकी बातों को नजरअंदाज करके बिना किसी वार्निंग के उसे ऐसी दवा इंजेक्ट कर देती है जिसमें कुछ ही पलों में उसके शरीर का टेम्परेचर बनता जा रहा था। कुछ घंटे बाद उसका शरीर भट्टी की तरह तपते हुए फट जाता है और पूरे कमरे में उसके चीथड़े फैल जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद अनाया ने वीरेन की तरफ नम आंखों से देखा। उसके आंख में आंसू देख वीरेन बोला, ये आंसू किस लिए प्रिंसेस, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? वो लोग यही डिजर्व करते थे। जानती हूँ अंकल, लेकिन आज पहली बार मैंने अपनी इंसानियत खोई है और बिल्कुल हैवान बन चुकी हूँ। इस समाज में ऐसे घटिया लोगों की कोई कमी नहीं है। जिस राह पर मैं आगे बढ़ चुकी हूँ नहीं जानती, और कितनी बार अपनी इंसानियत खोनी पड़ेगी मुझे, अनाया ने कहा। इस समाज में जीने के लिए और ऐसे लोगों को रोकने के लिए ही हम पैदा होते हैं। अगर कभी अपनी इंसानियत खो दे तो चिंता मत करना। भगवान को भी ऐसे हैवानों के लिए शैतान बनना पड़ता है, तो हम फिर भी इंसान हैं, वीरेन ने कहा, जिस पर अनाया ने अपनी पलकें झुका दी। जाके फ्रेश हो जाओ, हम ऐसे हाल में घर नहीं जा सकते, वीरेन ने कहा। तो अनाया भी उसकी बात मानते हुए एक रूम में फ्रेश होने चली गई। अनाया के जाते ही वीरेन के चेहरे पर अब तक जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन थे वो कठोर हो गए। जिस दिशा में अनाया गई वहां देखते हुए खुद से कहा, ये सब तो शुरुआत है बच्चे, आगे चलकर और बुरे हालात तुम्हें देखने को मिलेंगे, बस कभी कमजोर मत पड़ना। कुछ देर बाद जब अनाया फ्रेश होकर आई तो वो दोनों विला की तरफ चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माही की सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और उसके साथ अनाया भी खुश थी, लेकिन इन सब में एक चीज थी जो सबने नोटिस की, वो था निखिल का बिहेवियर। वो ज्यादातर वक्त आचार्य मेंशन में बिताया करता था। पहले उसका वहां आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब तो परमानेंट वही शिफ्ट हो गया था और किसी ना किसी बहाने माही के करीब आने की और उससे बात करने की कोशिश करता था। माही को भी निखिल पसंद आने लगा था। दोनों अक्सर सबसे छुपकर साथ वक्त बिताया करते थे।
लेकिन उनकी लुका छुपी किसी से भी नहीं छिपी, लेकिन किसी को भी उनके रिश्ते से ऐतराज नहीं था, इसलिए किसी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। अनाया को भी दोनों के साथ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि निखिल कितना ही बड़बोला और अजीब हो लेकिन एक अच्छा इंसान था और माही के लिए परफेक्ट था। उनके बीच एज डिफरेंस भी था लेकिन किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं थी। एक दिन हिम्मत करके दोनों ने अपने रिश्ते की बात सबसे कह दी। सभी लोगों ने बिना किसी नानुकुर के उनकी शादी करवा दी। दोनों साथ में खुश थे। कुछ वक्त के बाद माही ने एक बेटे को एडॉप्ट किया क्योंकि वो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसके इस फैसले में निखिल भी उसके साथ था। जिस लड़के को उन्होंने एडॉप्ट किया वो अनाया से बस 3 साल छोटा था, इसलिए वो उसके साथ काफी घुल मिल गया। उसके लिए अनाया सिर्फ उसकी बड़ी बहन नहीं थी बल्कि उसकी रोल मॉडल थी। वो बिल्कुल उसके जैसा ही बनना चाहता था। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ गया और हमारी छोटी अनाया ने धीरे धीरे बिजनेस फील्ड और मेडिकल फील्ड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी अपने कदम जमा लिए थे। अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो क्वीन के नाम से फेमस हो चुकी थी, जो हर बुरे काम को रोकने और बुरा करने वाले लोगों को सजा देने के लिए मशहूर थी। साथ ही बिजनेस फील्ड में उसने अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी खोली जो कम वक्त में ही काफी फेमस हो चुकी थी। अपनी कंपनी के अंदर ही वो अनन्या नाम से एक आर्टिस्ट के रूप में काम करती थी। साथ ही वीरेन की कंपनी में भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करती थी। वो मेडिकल फील्ड में फेमस हार्ट एंड न्यूरो सर्जन एना के रूप में मशहूर थी, जिसका रिकॉर्ड था कि उसकी एक भी सर्जरी फेल नहीं हुई। बीते वक्त के साथ अनाया काफी मजबूत हो चुकी थी और ये अनाया काफी खतरनाक थी। वीरेन अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो चुका था और अब अनाया वीरेन और मेघा को मम्मी डैडी ही कहा करती थी, क्योंकि जिस वजह से वीरेन अनाया को अपने साथ लाया था वो वक्त भी जल्दी ही आने वाला था। आखिरी फैसला उनके बेटे के आने के बाद होना था, लेकिन वो अनाया को खोना नहीं चाहते थे। अगर उनका बेटा इस रिश्ते से इनकार करता तब भी उनकी बेटी रहती। इसी बीच अनाया की बॉन्डिंग आर्यमन और विवान, माही और निखिल का बेटा के साथ काफी अच्छी हो चुकी थी। अनाया आर्यमन के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड और विवान के लिए उसकी बड़ी बहन थी। वो दोनों ही अनाया की हर बात मानते थे, साथ ही उसे परेशान भी खूब परेशान करते, लेकिन फिर अनाया से उन्हें सजा भी मिलती थी। ऐसे ही हंसी खुशी में कई साल बीत गए। 8 साल बाद अब तक हमने पढ़ा कि अनाया माही के गुनहगारों को सजा देती है। अब आगे। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लंदन की एक फेमस आर्ट गैलरी के सामने, जहाँ दुनिया भर के फेमस पेंटर्स की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ पर अलग अलग देशों के लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। और हर बार की तरह एक पेंटर का नाम सबकी जुबान पर पहले नंबर पर है। ये मशहूर पेंटर है मिस नाया, जो अपनी मिस्टीरियस पहचान की वजह से भी काफ़ी फेमस है। इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनकी पेंटिंग्स हर एग्जीबिशन की जान कही जाती हैं। हमें सूत्रों से खबर मिली है कि इस साल मिस नाया को क्वीन ऑफ इंग्लैंड के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पूरी दुनिया के हर टीवी चैनल पर ये न्यूज़ सुबह से चल रही थी। हर कोई उस मिस्टीरियस पेंटर नाया की पहचान जानने को उत्सुक था। कई लोगों की इंस्पिरेशन थी ये पेंटर, लेकिन इसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। जहां पूरी दुनिया में जिस नाम की धूम मची हुई थी, वो नाम सबसे दूर अपने लैपटॉप में बिजी था। मुंबई के एक फ्लैट के एक रूम में एक लड़की तेजी से अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। लैपटॉप पर कुछ अलग अलग कोडिंग लेटर शो हो रहे थे। तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को नॉक किया, जिससे उसकी लैपटॉप पर चलती अंगुलियां कुछ पल को रुकी, लेकिन फिर से चलने लगी। तभी धाम की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर आया। लिटिल फेरी, तुम ठीक तो हो? मैं कब से दरवाजा नॉक कर रहा था, तुमने खोला नहीं। जी हाँ, ये दोनों हमारे अनाया और आर्यमन हैं। अनाया ने अपनी नजरें उठाए बिना कहा, आर्य, हमने आपसे कितनी बार कहा है जब हम काम में बिजी हूँ हमें डिस्टर्ब मत किया कीजिए। यार फेरी, एक तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा कौन सा वक्त है जब तुम बिजी नहीं होती। तुम्हें पता है मैं भी बहुत बिजी था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए टाइम निकाल कर आया हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो, आर्यमन ने चिढ़ते हुए कहा। अनाया ने अपनी गहरी नजरें उठाकर उसे देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या सच में? जिस पर आर्यमन चिढ़ गया और बोला, लिटिल फेरी, भले तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो, लेकिन यही सच है।
पिछले 8 साल से तुम्हारे साथ तुम्हारे हर काम में तुम्हारी परछाई बनकर मदद कर रहा हूँ। जितना तुम बिजी हो मैं भी उतना ही बिजी हूँ, कहकर गर्व से अपना सिर ऊपर उठा लिया। अनाया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उससे पूछा, विवान आ गया? नहीं, उसकी शूटिंग आज खत्म हुई है इसलिए कल आएगा। वैसे फेरी, आर्यमन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनाया बोली, आर्य हम बच्चे नहीं रहे तो क्या तुम अपनी परिपो वाली कहानी से बाहर आओगे? बिल्कुल नहीं, तुम पहले भी मेरी फेरी थी, अभी भी हो और हमेशा रहोगी। वैसे भी तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारे आगे रियल परिया भी फेल है, इसलिए मैं तो हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाएगा। वैसे भी यही नाम सूट करता है तुम्हें, आर्यमन ने कहा। अनाया ने उसे घूरकर देखा तो वो तपाक से बोला, क्या मेरे आगे डेविल बनने की जरूरत नहीं है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल आज भी प्योर है, इसलिए तुम पूरी दुनिया के लिए डेविल बन सकती हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरी लिटिल फेरी ही रहोगी। वैसे भी मैं तुम्हारी डेविल आंखों से डरने वाला नहीं हूँ, कहकर मुस्कुरा दिया। अनाया ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। साल बदल गए, वो बच्चे से बड़े हो गए, लेकिन इसका ये बड़बोला दोस्त आज भी अपने बचपने में है। लेकिन वो मन ही मन इस बात से खुश थी कि चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, आर्यमन ने कभी अपना बचपना नहीं खोया और उसका ये दोस्त बचपना करते हुए ही अच्छा लगता है। वैसे एक बात बोलूं, तुमने विवान को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। मैंने कहा उससे मेरे लिए अमेरिकन चॉकलेट लाना, लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो कभी मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। ऐसे ही विवान की बुराइयां करते हुए आर्यमन 2 घंटे निकाल देता है, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता। तभी अपार्टमेंट की बेल बजती है तो वो बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने जाता है। कुछ देर बाद अनाया का ध्यान अभी भी लैपटॉप में था, तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो अपनी नजरें उठाकर देखती है तो सामने मेघा खड़ी थी, जो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी और उनके बाजू में वीरेन खड़े मुस्कुरा रहे थे। अनाया जल्दी से अपनी जगह खड़ी होती है और दोनों के पैर छूकर दोनों को एक साथ गले लगा लेती हैं। वो दोनों भी अनाया के गले लग जाते हैं। मम्मी डैडी, आप दोनों यहाँ अचानक? अनाया ने पूछा। हमें हमारी बेटी की याद आ रही थी इसलिए मिलने चले आए। वैसे भी जब से आप इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हैं हमें तो भूल ही चुकी हैं। बिना काम के तो मिलने भी नहीं आती, मेघा ने हल्की नाराजगी से कहा। प्रिंसेस, आपकी मॉम बहुत नाराज है आपसे क्योंकि आप अपना घर छोड़कर यहाँ इस अपार्टमेंट में रहने आ गई हैं। इसलिए आए दिन आपकी नाराजगी हम पर निकलती है। अब आपको मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वीरेन ने कहा। दोनों की बात सुनकर अनाया मुस्कुरा दी। उसने मेघा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, मम्मी आप जानती हैं ना, अब हम बड़े हो चुके हैं और इसी के साथ बड़ी हैं हमारी जिम्मेदारियां, जिस वजह से हम बिजी हो जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम आपको भूल जाएं। फिर उसकी गोद में सिर रखकर बोली, बस हम कुछ वक्त सुकून से अकेले बिताना चाहते थे। हमारा सपना था खुद के घर का, इसलिए तो ये अपार्टमेंट खरीदा है, वरना हमारी खुशी तो आपके पास ही है, कहकर मेघा को देखती है जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उसके आंसू पोंछते हुए अनाया बोली, हमें अकेले रहना पसंद है और ये बात आप भी जानती हैं, तो फिर ये आंसू क्यों? ऐसा तो नहीं है हमने आपको छोड़ दिया हो। खबरदार जो दोबारा हमें छोड़ने की बात की तो, मेघा हल्की नाराजगी से बोली। भला हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप लोग ही तो हमारा परिवार हैं। हम चाहकर भी आपको नहीं छोड़ सकते और ना कभी छोड़ेंगे, मेघा की बात पर अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेघा ने आगे बढ़कर उसके फोरहेड को चूम लिया। माहौल थोड़ा इमोशनल होते देख वीरेन ने हल्का खांसते हुए अनाया से पूछा, आप लंदन क्यों नहीं गई? हर कोई पेंटर नाया से मिलना चाहता है और आप हो कि अपनी पहचान छुपाए बैठी हैं। हर साल की तरह माही को भेज दिया वहाँ। मैं पूछ सकता हूँ क्यों आप खुद को छुपाए बैठी हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपकी पहचान सामने आने से कोई खतरा हो। ऐसी बात नहीं है डैडी, बस मुझे लाइमलाइट में नहीं आना, मैं बस सुकून से रहना चाहती हूँ, अनाया ने कहा। प्रिंसेस, ये आपकी काबिलियत है जिसके दम पर आप यहाँ पहुँची हैं। आप आइडल हैं लोगों की, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसा करना कुछ गलत तो नहीं, वीरेन ने कहा। जानती हूँ डैडी, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। पेंटिंग मैंने अपने शौक के लिए शुरू की थी, लेकिन एक वक्त बाद पैसा कमाने का जरिया बन गई।
लेकिन आज मैं पेंटिंग अपनी खुशी के लिए करती हूँ, ना कि लोगों के लिए। भले ही कितने चाहने वाले मिल जाए, लेकिन ये बस कुछ पल का छलावा है और मैं भ्रम की दुनिया में नहीं जीना चाहती। अनाया ने अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से कहा। पिछले जन्म में भी वो काफी सक्सेसफुल थी, फिर चाहे पेंटिंग हो या एक्टिंग। लाखों करोड़ों फैन थे उसके, लेकिन जिंदगी के आखिरी पलों में बिल्कुल अकेली थी। उसके चाहने वाले उससे नफरत करते थे, उसे घिन से देखते थे। ये सब सोचते हुए अनाया के दिल में हल्का दर्द उठा। तो क्या आप कभी सामने नहीं आओगी? मेघा ने पूछा। आऊंगी ना मम्मी, जरूर आऊंगी, लेकिन आखिरी बार। मैंने सोच लिया है, अब मैं पेंटिंग करियर से संन्यास ले लूंगी। बहुत कुछ है मेरे करने को, अनाया ने कहा। क्या आप पेंटिंग करना छोड़ना चाहते हो? मेघा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं मम्मी, पेंटिंग तो मेरा सुकून है, उसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन अब मैं पेंटिंग सिर्फ अपने लिए करूंगी, अपनों के लिए करूंगी, गैरों के नहीं, अनाया से कहा। जैसी आपकी मर्जी, हम आपके हर फैसले में साथ हैं। वैसे हम आपको ये कहने आए थे कि अब जल्द से जल्द आपको आचार्य मेंशन शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो जल्दी ही यहाँ आने वाला है। उसके आने के बाद हम आप दोनों पर आगे का फैसला छोड़ देंगे, वीरेन ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अनाया ने भी अपनी पलकें झपका दी। वीरेन और मेघा वापस चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी आर्यमन की तरफ नहीं देखा, जो अपना मुंह फुलाए कब से हॉल में बैठा था। वो अनाया से मिलने और उसके साथ समय बिताने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर आया था, लेकिन उसके मम्मी डैडी ने आकर सारा प्लान खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अनाया वीरेन और मेघा के जाने के बाद खिड़की से आसमान को देखते हुए वीरेन की आखिरी बात के बारे में सोचने लगी। वो कभी नहीं मिली उस इंसान से, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। भले ही उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन एक जवाब तो वो भी चाहती थी। क्या सच में वो इस रिश्ते को मानेगा या सब कुछ बदल जाएगा? लेकिन कोई जवाब नहीं था उसके पास। अब मुझे भी तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा मिस्टर अजनबी, अनाया ने अपने मन में सोचा। सही कहा, वो अजनबी ही था उसके लिए, जिससे वो कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में मौजूद है। 15 आयुष्मान आचार्य। अब तक हमने पढ़ा अनाया की जिंदगी में 8 साल का लीप आता है। अब आगे। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रात के 11 बजे समुद्र के बीचों बीच एक शीप चल रही थी। शीप के अंदर बहुत शांति थी, जिसमें लहरों की आवाजें साफ सुनाई पड़ रही थी। शीप के अंदर हर जगह बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख उस माहौल में गूंज पड़ती है। साथ ही एक तेज दहाड़ सुनाई पड़ती है। कुछ देर बाद फिर सन्नाटा पसर जाता है। एक शख्स शीप की रेलिंग से टिककर खड़ा था और गहरे समुद्र को देख रहा था। ये है हमारी कहानी के हीरो आयुष्मान आचार्य। 6 फीट लंबा गठीला बदन, काले गहरे बाल, गोरा रंग और चीते सी तेज नीली आंखें। देखने में इतना हैंडसम, बिल्कुल ग्रीन गॉड। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट पहने, एक हाथ में रुद्राक्ष का ब्रेसलेट और गर्दन पर चील का टैटू और चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल। आयुष्मान की नजरें समुद्र की लहरों पर ही थी, तभी पीछे से एक और शख्स आकर उसके बाजू में खड़ा हो जाता है। ये है निशांत, आयुष्मान का दोस्त और अंडरवर्ल्ड में उसका दाया हाथ। आयु, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे शीप पर ढूंढ रहा था, निशांत ने कहा। आयुष्मान ने उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रोज ऊपर कर दी, जैसे पूछ रहा हो कि मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तुम यहाँ आराम से समुद्र देख रहे हो और वहाँ तुम्हारे उस बिगैल पेट ने अपने एक और केयर टेकर को घायल कर दिया, निशांत ने कहा। उसकी बात सुनकर आयुष्मान ने अपने चेहरे पर एक स्माइल सजाते हुए कहा, तुम जानते हो ना, उसे मेरे अलावा किसी का भी अपने करीब आना पसंद नहीं है। तुमने उसे बिगा दिया है, तभी वो तुम्हारे अलावा किसी को अपने करीब नहीं आने देता। बेचारा केयर टेकर सिर्फ उसे खाना देने गया था और उसने उसे घायल कर दिया। वो तो शुक्र है मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वरना बेचारा बेमौत मारा जाता। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम उसे अपने साथ शीप पर लाए ही क्यों। तुम बेकार में ही ज्यादा सोचते हो निशांत। भले ही काल काफी रूड है, लेकिन बिना मतलब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। वैसे भी उसके केयर टेकर को बदलने की जरूरत है, आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब, निशांत ने कंफ्यूज से पूछा। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और शैडो को खाना देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए खाना खुद उसके सामने आने वाला है, कहकर मुस्कुरा दिया। निशांत अभी भी कंफ्यूज में था, तभी उसे कुछ अलग महसूस हुआ।
उसने समुद्र की तरफ देखा तो एक और जहाज नजर आया। उस जहाज को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जहाज अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन का था, जो लड़कियों और ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसे वो कब से खोज रहे थे। निशांत ने आयुष्मान की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उस जहाज को देख रहा था। निशांत बोला, ये तो वही डॉन माइकल का जहाज है ना, जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, हमने सारी जमीन छान मारी लेकिन ये नहीं मिला, क्योंकि ये पानी में आकर छिप गया था, लेकिन मेरी नजरों से नहीं छिप पाया। आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज इसका खेल खत्म कर देते हैं, साला बहुत परेशान किया है इसने। कहकर निशांत वापस अंदर चला गया, लेकिन आयुष्मान वही खड़े अपनी नीली आंखों से उस जहाज को देख रहा था। कुछ देर बाद आयुष्मान अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए एक किंग साइज कुर्सी पर बैठा था। वही उसके सामने एक फॉरेनर शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। उसके आसपास दर्जनों बॉडीगार्ड्स राइफल लेकर उसे घेरे खड़े थे। निशांत उस शख्स को गुस्से से घूर रहा था। कैसे हो माइकल, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। वो शख्स अपनी अधखुली आंखों से उसे ही देख रहा था। तुम जानते हो माइकल, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। पहले हमारी वार्निंग के बावजूद तुमने अपने गलत काम जारी रखे, और जब तुम्हें सजा देने की बारी आई तो तुम भाग गए। कितनी मुश्किल से तुम्हें पका है, मालूम है तुम्हें? आयुष्मान ने शांत भाव से कहा। वो शख्स सिर्फ उसकी बातें ही सुन रहा था, लेकिन उसमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले ही वो अधमरी हालत में पड़ा था। वैसे तुम जानते हो ना, मुझे मेरी नाफरमानी करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो भी तुम मेरे खिलाफ चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, वरना मुझे पाप चढ़ेगा। आयुष्मान ने कहा। लेकिन मेरे शैडो को बहुत भूख लगी है। फ्रेश गोश्त की चाहत में उसने खाना नहीं खाया। आज वो भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर माइकल की आंखों में खौफ छा गया। वो डर से कांपने लगा। वो बस भाग जाना चाहता था, वरना अगर शैडो के हाथ पड़ता तो वो उसके शरीर की चींटे करके खा जाता। वही उसकी बात सुनकर निशांत को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आयुष्मान दुनिया की नजरी में शांत रहने वाला इंसान, अंधेरी दुनिया में राज करने वाला हैवान था। वो कभी किसी को अपने हाथों से नहीं मारता था, लेकिन अपने दुश्मनों को बड़ी बेरहमी से मौत देता था। उसके चेहरे की मुस्कान देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक थी, जिसका मतलब होता है सिर्फ मौत। इसलिए अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे डेविल आचार्य ऑफ द ए के नाम से जाना जाता है। वो एक साइको था। आयुष्मान की बात पूरी होते ही वहां एक तेज दहाड़ सुनाई पड़ती है, जिससे दिल कांप उठते हैं। माइकल ये दहाड़ सुनकर कांप जाता है। वो नजरें उठाकर देखता है तो डीए के पीछे से एक ब्लैक पैंथर अपनी लाल खून सी गहरी आंखों से घुरते हुए आयुष्मान के पास आकर बैठ जाता है। आयुष्मान शैडो के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, शैडो, मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया। देखो सामने तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्रेश गोश्त है और जिंदा भी। तुम्हें मजा आएगा। एंजॉय योर मील। आयुष्मान की बात सुनकर बिना किसी वार्निंग के शैडो माइकल पर झपट पड़ा। माइकल की दिल दहलाने वाली चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स को इससे फर्क नहीं पड़ा। वो बिना भाव के मौजूद दृश्य को देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये आम था। दूसरी तरफ आयुष्मान अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए इस दृश्य को देख रहा था। माइकल की चीखों के साथ उसकी स्माइल गहराती जा रही थी, जैसे उसकी चीखें उसे सुकून पहुंचा रही हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया, बस वहां शैडो के चबाने की आवाजें गूंज रही थी। आयुष्मान ने शैडो का खाना खत्म होने के बाद सब साफ करने का ऑर्डर देकर अपने रूम में आराम करने चला गया। वही निशांत भी उसके पीछे चला गया। अगली सुबह एक किंग साइज बेड पर एक शख्स पेट के बल शर्टलेस लेटा था, जिससे उसकी जिस्म में बनाई बॉडी दिख रही थी। तभी उसके पास की टेबल पर पड़ा फोन बजने लगा। उसने नींद में ही अपने फोन को टटोला और कान के पास रख दिया। सामने से फोन पर कुछ कहा, जिससे उसकी आंखें झटके से खुल गई। फोन पर बात करके उसने फोन काटा और बेड से उठ गया। ये हमारे हीरो आयुष्मान ही थे। आयुष्मान बेड से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। 1 घंटे बाद वो रेडी होकर कमरे से बाहर निकला।
उसने कैजुअल टी शर्ट और ट्राउजर पहनी थी और बाल थोड़े मेसी थे। इस रूप में वो काफी हॉट लग रहा था। वो जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसके पीछे निशांत भी आ गया। उनके आते ही सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व किया। दोनों ने शांति से अपना नाश्ता किया और स्टडी में चले गए। स्टडी रूम के अंदर, आयु, कुछ दिन पहले अंकल का फोन आया था, हमें घर बुला रहे हैं। निशांत ने सीरियस आवाज में आयुष्मान से कहा, जो अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। उसने बिना डॉक्यूमेंट्स से नजरें हटाए कहा, 1 हफ्ते बाद चलेंगे, तब तक यहाँ का काम खत्म करना है। ओके, वैसे मैंने सुना है अंकल इस बार तुझे किंग की पोजीशन दे देंगे, निशांत ने कहा। हम, आयुष्मान ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन बिना क्वीन के कभी कोई किंग नहीं बनता और यही नियम है, इसलिए तुझे शादी भी करनी पड़ेगी। लेकिन तू शादी करेगा किससे, क्योंकि तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, निशांत ने पूछा। इस सवाल पर आयुष्मान की नजरें कुछ पल ठहर गई, फिर नॉर्मल होकर बोला, डैड ने लड़की पसंद की है। मतलब अंकल ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी है, क्या बात है। वैसे सही भी है, वरना तू तो कभी गर्लफ्रेंड बनाने से रहा, फिर शादी क्या करता, निशांत ने कहा। आयुष्मान ने उसे घूरकर देखा, जिस पर निशांत ने छोटी सी स्माइल के साथ कहा, क्या मैंने कुछ गलत नहीं कहा? यही सच है, इसलिए मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर आयुष्मान के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो बोला, लेकिन मैं तुझे डराना चाहता हूँ, कहकर तेज आवाज में शैडो को आवाज दी, जो कुछ ही पल में उसके पास आ गया। निशांत, जो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज था, शैडो को देखकर सब समझ गया। वो जल्दी से उठकर स्टडी रूम से बाहर भागने लगा, लेकिन शैडो उससे ज्यादा तेज था। उसने निशांत के ऊपर जंप लगा दी। अब आलम यह था कि निशांत अपनी रोनी सूरत बनाकर जमीन पर पड़ा था और शैडो उसके ऊपर बैठा था। वो बार बार शैडो से विनती कर रहा था कि उसे छोड़ दे, लेकिन शैडो सिर्फ आयुष्मान की बात सुनता था, इसलिए वो वैसे ही बैठा रहा। निशांत जानता था कि शैडो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उससे डरता था, क्योंकि शैडो बहुत ही खतरनाक और खूंखार पैंथर था। उसके नाखून और दांतों का एक बार इंसान का मांस फाने की ताकत रखता है। अगर गलती से भी उसका नाखून चुभ गया और उसके शरीर पर एक गहरा घाव हो जाएगा, इसलिए बस उसे छूने की विनती ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान गहरी मुस्कुराहट के साथ इस नज़ारे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद आयुष्मान ने शैडो को वापस भेज दिया, जिससे निशांत की जान में जान आई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर एक झटके में सारा पानी पी गया। फिर जल्दी से वहां से भाग गया, क्योंकि उसका ये सनकी दोस्त कब क्या कर जाए पता नहीं। उसके जाते ही आयुष्मान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके दिमाग में एक ही नाम घूमने लगा, अनाया। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और सामने दीवार पर देखते हुए बोला, अब जल्द मुलाकात होगी मिस अनाया। कहते हुए उसके चेहरे पर गहरी स्माइल थी।